नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रिस्टीन और आज हम सुनते हैं एक कहानी, एक मिस्टीरियस आइलैंड की कहानी। और मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जो एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में हमें एक आइलैंड के बारे में बताया जाता है जो 70 साल समुंदर के बीच में रहता है और एकदम से गायब हो जाता है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर है हैंक एंड शॉन। हैंक शॉन के पिता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शॉन गाड़ी पे तेज़ रफ्तार में भाग के आ रहा है और वो एकदम से एक घर में घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और शॉन पकड़ा जाता है। फिर शॉन के स्टेप फादर हैंक को बुलाया जाता है जो कि पहले नेवी में रह चुके हैं, इसीलिए पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती शॉन पर। और हमें यहाँ पता चलता है कि शॉन एक सैटेलाइट सेंटर में जाके एक कोड डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। और फिर हैंक उसे घर में लेकर आता है। उसकी मम्मी और हैंक दोनों मिलकर उसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शॉन को उसके पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए उन्हें बहुत रूडली जवाब देकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉन अपने रूम में बैठा है, उसके हाथ में कुछ पेपर है जिसमें कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर अगले दिन हैंक उसके रूम में आता है और उसे पूछता है कि तुम एग्जैक्टली वहाँ क्या करने गए थे, पर शॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर हैंक उसके हाथ में जो कोडेड पेपर है वो देख लेता है और फिर वो उससे कहता है एक मॉस कोड है, ये मैंने नेवी में सीखा हुआ था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओगे तुम वहाँ करने क्या गए थे। फिर शॉन उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके रेडियो ने एक सिग्नल रिसीव किया था, पर नेटवर्क की वजह से वो पूरा नहीं रिसीव, इसीलिए वो सैटेलाइट सेंटर में जाके ये पूरा मैसेज अपने पेपर पे लिख के लेकर आता है। और अब हैंक शॉन को एक एक मैसेज धीरे धीरे डिसाइफर करके बताने लगता है और उस कोडेड मैसेज का मतलब ये था द आइलैंड इज़ अ रियल। अब ये सुन के शॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर शॉन हैंक को बताने लगता है कि जून वर्क, ये जो राइटर है, इन्होंने ये बुक लिखी है और ये रियल में भी एग्जिस्ट करती है, द मिस्टीरियस आइलैंड। और इसी तरह से काफ़ी सारे हिंट थे कि उस आइलैंड तक कैसे पहुंचा जाए। उस मॉर्स कोड में 3 ऑथर के नाम दिए गए थे और तीनों ही ऑथर ने एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। शॉन तीनों ऑथर की बुक्स निकालता है और तीनों ही ऑथर ने फर्स्ट पेज पे मैप दिए गए थे, लेकिन वो तीनों ही अलग अलग थे। फिर हैंक तीनों मैप को फाड़ लेता है, लेकिन हैंक कोड एंड मैप को डिसाइफर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। वो तीनों ही मैप को एक दूसरे के ऊपर रखता है और नीचे से लाइट मारता है और शॉन को मिस्टीरियस आइलैंड का एक नया नक्शा मिल जाता है और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए थे। ये मिस्टीरियस आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पलाऊ के पास था। अब शॉन निकलने की तैयारी करने लगता है, पर हैंक उसे मना कर देता है। हैंक उसे बताता है कि तुम्हें पता भी नहीं है ये कोड किसने भेजे, तो तुम वहाँ पे कैसे जा रहे हो। फिर शॉन उसे बताता है ये मैसेज मुझे पता है किसने भेजे, ये मेरे दादाजी अलेक्जेंडर ने मुझे भेजे है। वो पिछले 30 सालों से इस मिस्टीरियस आइलैंड की खोज कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से वो गायब है। फिर हैंक अपनी पत्नी से जाके इस बारे में बात करता है और वो उसे समझाता है कि वो शॉन की जिम्मेदारी लेगा और इसकी वजह से हम दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएंगी। हैंक एंड शॉन दोनों ही पलाऊ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनकी बताई लोकेशन पे कोई भी अपनी बोट लेके जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी वहाँ पे एक गबातो नाम का आदमी आता है जो $3000 सुन के उन्हें वहाँ पे लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कैलनी होता है। शॉन उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कैलनी वहाँ पे जाने के लिए मना कर देती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है तो वो उनसे $6000 मांगती है। शॉन फिर भी तैयार हो जाता है और वो चारों निकल जाते हैं। शॉन तैयार हो जाता है, वो चारों हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बवंडर रहते हैं और शॉन इन्हें बताता है कि अगर हमें आइलैंड पे जाना है तो हमें बवंडर के बीचों बीच जाना होगा, ऐसे ही बुक में लिखा है। पर शॉन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और हैंक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कोशिश करता है, पर अब हेलीकॉप्टर पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। वो अपने आप बवंडर के अंदर जाने लगता है। तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं और हेलीकॉप्टर सीधा ज़मीन पर लैंड हो जाता है। इतने बड़े बवंडर के अंदर से आने की वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे इनकी आंखें खुलती है ये लोग एक आइलैंड पे होते हैं
और इन्हें यहाँ पर एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर से दूसरी तरफ जाने पर इनकी आँख खुली की खुली रह जाती है। ये लोग देखते हैं कि ये सच में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आइलैंड है। यहाँ पे सब कुछ अलग रहता है। जैसे कि बुक में बताया गया था कि बड़ी चीज़ें छोटी हो जाएंगी और छोटी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। जैसे कि हमारी दुनिया में तितलियाँ बहुत छोटी होती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। और जैसे कि हाथी हमारी दुनिया में बहुत बड़ा रहता है, वहाँ पे एकदम छोटा सा हाथी रहता है। शॉन को दूर पहाड़ी पर एक जगह पर धुआं उठता हुआ दिखता है और वो समझ जाता है कि दादाजी वहीं पे होंगे। और ये सब लोग चलते चलते वो उस पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब से पत्थर दिखते हैं। वो उन पत्थर पे खड़े रहते हैं। हैंक समझ जाता है कि ये पत्थर नहीं, ये अंडे हैं और वो किसी और के नहीं, छिपकली के अंडे हैं। जैसे हमारी दुनिया में छिपकली बहुत छोटी होती है, वो दुनिया में छिपकली बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लाइक अ डायनासोर। तभी एक अंडा गलती से फूट जाता है और वो छिपकली इन लोगों पे हमला करने लगती है। ये भागते भागते बहुत आगे चले जाते हैं। तभी छिपकली इनको खाने जाती, तभी कोई आके छिपकली पे हमला कर देता है और ये और कोई नहीं, शॉन के दादाजी रहते हैं। अलेक्जेंडर बताते कि इन्होंने यहाँ पे रहना सीख लिया और वो सबको अपने घर में लेके जाते हैं, जो कि एक ट्री हाउस रहता है। वो जिस जहाँ से यहाँ पे आए उनके कुछ टूटे हुए टुकड़ों से उन्होंने ये बनाया होता है। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है, जिस रेडियो से उन्होंने शॉन को सिग्नल भेजे। कैलनी कहती है क्यों ना हम इस रेडियो से हमारे लिए कुछ मदद मांगे। फिर अलेक्जेंडर बताते कि हमें इस रेडियो से संपर्क बनाने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पे आना बहुत ज़रूरी है और ये 2 हफ्ते में बस एक ही बार होता है। लेकिन मैं कल तुम्हें एक जगह पर लेके जाऊंगा जहाँ पे जाने के बाद तुम्हारी आँख खुली की खुली रह जाएगी। अगली सुबह सब के सब सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो एक खूबसूरत शहर के सामने खड़े रहते हैं, जो कि एक खोया हुआ शहर है, जिस शहर का नाम एटलांटिस है। हैंक कहता है लेकिन ये तो कई सालों पहले पानी के नीचे दब चुका था। फिर शॉन के दादाजी कहते हैं कि जिस समय बुक को लिखा गया था तब ये पानी के नीचे था, लेकिन ये 70 साल पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे रहता है। शॉन बताता है ऐसे समंदर के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है, जो सतह को ऊपर और नीचे धकेलता रहता है। हैंक दिखता है कि वहाँ पे पानी था। वो पानी को टेस्ट करता है तो वो खारा रहता है। इसका मतलब ज़मीन पानी के अंदर जा रही है। इसका मतलब ये आइलैंड अब जल्दी ही डूबने वाला है। लेकिन शॉन के दादाजी बताते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को डूबने में अभी 14 साल बाकी हैं। लेकिन हैंक को उनकी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 से 3 दिन में ये आइलैंड डूब जाएगा। अब लेखक जूल्स की जिस किताब में इस आइलैंड के बारे में लिखा गया था, उसी किताब में एक बहुत बड़ी पनडुब्बी के बारे में भी लिखा गया था, जिसका नाम नॉटिलियस है, जो कि कैप्टन नीमो की थी। पर इस किताब में ये जिक्र नहीं किया गया था कि ये पनडुब्बी कहाँ पर है। शॉन के दादाजी कैप्टन नीमो की समाधि पे सबको लेके जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन नीमो की लाश के साथ उनकी एक डायरी भी थी, जहाँ पे हमें पता चल सकता है कि पनडुब्बी कहाँ पर है, जिसे जाकर कैलिनी अंदर से लेकर आती है। ये डायरी पढ़ने पर सबको पता चलता है कि नीमो इंडिया से था। उस बुक में ये भी लिखा था कि उनकी जो सबमरीन में जो पनडुब्बी है वो आइलैंड की दूसरी तरफ है, जो कि ये ज्वालामुखी की चोटी के पास है। और ये सब के सब उसी तरफ जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चिट्टियाँ होती है और वो पेड़ों को काटकर अपने साथ लेके जा रही थी। ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचर चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर रास्ते में इन्हें एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी दिखता है, जो अपने अंदर से आग नहीं बल्कि सोना उगल रहा था। शॉन सोना लेने के लिए उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे जाने से मना कर देता है। कैलिनी भी उसे सख्त मना कर देती है। सब आगे बढ़ते ही होते हैं कि एकदम से उनका रास्ता खत्म हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन रहता है। उन्हें ये अब सब लोग मधुमक्खियों की पीठ पे बैठ के पहाड़ की चोटी के ऊपर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े पक्षी हमला करने लगते हैं, पर हैंक बड़ी चालाकी से 2 पक्षियों को जाले में अटका देता है, लेकिन एक पक्षी शॉन एंड कैलिनी पे हमला कर देता है। तभी कैलिनी ऊपर से नीचे गिरने लगती है। शॉन किसी भी तरह से कैलिनी को बचा देता है और वो उसे ज़मीन पर उतर के वो पक्षी के पीछे चला जाता है और यही सब चक्कर में शॉन के पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी हैंक आता है और वो शॉन की मदद करता है
अब रात भी होने वाली थी, इसीलिए हैंक शॉन को एक सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। वहाँ पे वो बॉन फायर करके रात गुजारते हैं। हैंक शॉन के लिए एक गाना भी गाता है ताकि उसका पेन कम हो जाए। हैंक एंड शॉन के रिश्ते में अभी काफ़ी मिठास आ गई थी। वही दूसरी तरफ कैलिनी के पिता को पता चल जाता है कि वो शॉन को पसंद करती, लेकिन कैलिनी कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमारे पास मेरी पढ़ाई के लिए तक पैसे नहीं है। और यही सब बातें समझा के वो सोने चली जाती है। सभी के सोने के बाद कैलिनी के पिता यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल वो सोने के ज्वालामुखी के पास जाके कुछ सोना लेना चाहते थे ताकि वो अपने बेटी को एक अच्छे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह सब जब उठते तब वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है और साथ में कैलिनी के पिता वहाँ पे नहीं रहते। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि द्वीप जल्द से जल्द डूबने वाला है। इसका मतलब ये है कि इन्हें जल्द से जल्द पनडुब्बी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कैलिनी अपने पिता को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। शॉन कहता है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा, पर उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, इसके लिए वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। शॉन के दादाजी कैलिनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हैंक को और शॉन को कहते हैं कि तुम दोनों पनडुब्बी को लेके आइलैंड के किनारे पे रहना, हम लोग आ जाएंगे। और वो कैलिनी के साथ सफ़र पर चल जाते हैं। कुछ समय बाद कैलिनी को अपने पिता दिख जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े सोने के गोले को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कैलिनी अपने पिता को समझाती है कि मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। उसके पिता भी समझ जाते हैं और वो तीनों जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हैंक एंड शॉन उन पनडुब्बी के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे पानी के बढ़ने की वजह से पनडुब्बी बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहती है। ये दोनों के दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और पनडुब्बी का दरवाज़ा खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक ईल मछली आती है जो कि बहुत ज़्यादा करंट छोड़ती है। वो उन पे हमला करने लगती है। शॉन और हैंक किसी तरह से वो पनडुब्बी में चले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद उनको समझ में आता है कि पनडुब्बी में लाइट ही नहीं है। इंजन की खराबी की वजह से वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट चलते नहीं हैं। फिर हैंक नीचे जाके इंजन चेक करके आता है और वो शॉन को बताता है कि इंजन को एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी के झटके की ज़रूरत है और इसके लिए उनके पास सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ईल मछली, जो कि बाहर इनके शिकार के लिए घूम रही है, जिसके जबड़ों में हज़ारों वोल्ट का करंट है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट्री आइलैंड जल्द ही डूबने वाला था। इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश होने लगती है और यहाँ पे शॉन के दादा कैलिनी और उसके पापा तट पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सबमरीन दिखती नहीं है। नीचे पानी में शॉन अंदर था और वो ईल मछली को ढूंढ रहा था, और हैंक पानी के बाहर आके एक बड़े एरोस के साथ खड़ा रहता है ताकि वो ईल मछली के मुंह में वो एरो मार सके। जैसे ही वो मछली शॉन के ऊपर हमला करने के लिए आती है, तभी हैंक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तीर मार देता है, जिसके वजह से हज़ारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सबमरीन में आ जाती है और सबमरीन चालू हो जाती है। और यहाँ पर ऊपर ये तीनों जिस आइलैंड पे खड़े थे वो धीरे धीरे टूटने लगा था। ऊपर का पत्थर इन तीनों के सर के ऊपर गिरने ही वाला था, तभी ये तीनों खुद ही पानी में कूद जाते। पानी में गिरने के बाद डूबने से पहले शॉन आके इन तीनों को सबमरीन में ले लेता है और इनको डूबने से बचा लेता है। लेकिन इनके सामने अभी भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी। आइलैंड डूबने के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें सबमरीन को आके लग रही थी। अगर इनमें से एक भी बड़ी चट्टान सबमरीन को लगती तो सबमरीन डूबने लगती और ये सारे मर जाते। और हैंक यहाँ पे कैलिनी के पापा को ये सबमरीन चलाने के लिए दे देता है और खुद जाके एक बड़ी मिसाइल अटैच कर देता है। इस मिसाइल से वो जो भी बड़े बड़े चट्टान आ रहे थे सामने, उनको फोड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। फाइनली अब वो आइलैंड से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे कैलिनी शॉन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और वो उससे किस करने लगती है। और यहाँ पे शॉन और हैंक का रिलेशन भी बहुत अच्छा हो चुका था। इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि कैलिनी के पिता, जिनके पास उनका हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन बहुत पुरानी और शानदार पनडुब्बी है, जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी सवारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं और उसी तरह से वो अमीर भी हो जाते हैं। आज शॉन का बर्थडे भी होता है।
जहाँ पर वो अपनी मॉम हैंक कैलानी के साथ सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर शॉन को उसके दादाजी उसका बर्थडे प्रेजेंट देते हैं, जो एक किताब होती है, और ये किताब भी जूल्स की होती है, जिसका नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून, और कहते हैं कि हमारे परिवार का नेक्स्ट एडवेंचर यही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।